पर इस दर्पण का उपयोग किया था। हमारे घर में भी तो वही दर्पण है, हमारे घरों में तो दर्पण वही ना है जिसमें अपना चेहरा हम देखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात, अगर हम यानी कि पहला बात तो ये पढ़ लिए कि हाँ हजामती दर्पण के रूप में इसका उपयोग होता है दाढ़ी बनाने के लिए, ये तो हो गया। लेकिन इसका उपयोग होता क्यों है, हम क्यों इसका उपयोग हम दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन सीधा अगर उपयोग आएगा तो हम तो ये कह देंगे कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, गाड़ी के हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, उसके बाद रोगी के नाक कान गले इत्यादि की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, उसके बाद सौर भट्टी में या सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, सौर कुकर जानता है, सौर कुकर में अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, जो सूरज से आने वाली प्रकाश के किरण को भीतर की ओर केंद्रित करता है। तो क्या करता है, केंद्रित करता है। जैसे सपोज यहाँ पर आप समझिए, ठीक है, कि यहाँ से सूरज की प्रकाश आ रही है और ये हमारा क्या है, सपोज करो कि ये हमारा अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो जो सौर भट्टी होता है उसमें इसको खड़ा कर दिया जाता है और नीचे जो है यह बर्तन इसमें होता है। क्या होता है, बर्तन होता है। ठीक है, और सूरज के प्रकाश जैसे ही इस पर पड़ता है तो यह परावर्तित होकर के सीधा इसमें आता है। कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। मतलब ये अवतल दर्पण है तब ना इसको परावर्तित करके इसमें भेज रहा है। और जब सूरज के प्रकाश यहाँ से परावर्तित होकर के इसमें आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे इसको गर्मी मिलेगी तो ये गर्म होता जाएगा। और जब ये गर्म हो जाता है तो सौर कुकर में रखा हुआ भोजन धीरे धीरे पकने लगता है। क्या होने लगता है, पकने लगता है। ठीक है, तो सौर कुकर में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है और सौर भट्टी में भी, जो भट्टी है वहाँ पर भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर उपयोग सिर्फ पूछे तब तो हम सीधा लिख देंगे कि हाँ दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में होता है, उसके बाद वाहन के हेडलाइट के रूप में होता है, नाक कान गले की जांच करने के लिए चिकित्सालय यानी कि अस्पताल में होती है। उसके बाद हम ये कह दें कि सौर भट्टियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आती है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के लिए क्यों करते हैं। ठीक है, करते क्यों है, क्योंकि अवतल दर्पण जो है वह निकट रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और आभासी बनाता है। कैसा बनाता है, अवतल दर्पण जो है वह किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि हम अवतल दर्पण के सामने जब खड़ा होते हैं ना, यानी कि जब हम सैलून में बैठते हैं, ठीक है, तो बैठते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। और कैसा बनता है, बड़ा बनता है और आभासी यानी कि काल्पनिक बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण के निकट किसी वस्तु को रख दिया जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, बड़ा बनता है और काल्पनिक बनता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम हजामती दर्पण के लिए करते हैं। ठीक है, अगली बात यह है कि वाहन के हेडलाइट समझते हो, गाड़ी के आगे लाइटवा नहीं रहता है, गाड़ी के आगे बत्ती रहता है, आगे बत्ती न रहेगा तो कैसे गाड़ी चलाएगा। उस रात में पता नहीं कहाँ कहाँ ठोका मारा है, उसमें मोबाइल के बत्ती लगा देगा नहीं ना, रहता है ना बत्ती गाड़ी में, इसको बोलते हैं हेडलाइट। तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, देखो हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है क्योंकि इससे जो प्रकाश निकलती है ना, वह प्रकाश समांतर किरणपुंज के रूप में निकलता है। यानी कि हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, हमारा लाइट है, क्या हमारा, सपोज करो कि यहाँ पर हमारे गाड़ी का हेडलाइट है, इस हेडलाइट से जो प्रकाश निकलता है यह समांतर किरणपुंज में निकलता है, जिससे हम अपने सामने जो है किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। इससे जो रोशनी निकलती है वह समांतर निकलती है, यह तिरछा उर्छा नहीं निकलता। अगर तिरछा निकलेगा तो पता चलेगा कि जो गाड़ी जो चला रहा है, ठीक है, वो यानी कि गाड़ी की जो रोशनी जो निकल रही है वो रोशनी जब छितराएगा तो खेत में पहुंच जाएगा। तो क्या रोड पर दिखाई देगा, नहीं ना। रोड पर दिखने के लिए गाड़ी के हेडलाइट से सीधा एकदम समांतर किरणपुंज निकलेगा, तब न प्रकाश सीधे पहुंचेगा, डायरेक्ट पहुंचेगा, तो उसको देख सकते हैं, सामने वस्तु को देख सकते हैं। अब अगर प्रकाश तिरछा निकल जाएगा तो प्रकाश वो मतलब भाग जाएगा, इधर इस साइड में भाग जाएगा, वो प्रकाश तो आगे पहुंचेगा नहीं, जिससे हमको आगे की वस्तु दिखेगी नहीं और जाकर ठोका मार लेंगे। समझ रहे। तो अवतल दर्पण का उपयोग वहां पर किया जाता है क्योंकि इससे समांतर किरण पुंज निकलती है, जिससे जो चालक है
जो जो ड्राइवर है वो आसानी से आगे की वस्तुओं को वह देख लेता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आई कि वाहनों के हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का यूज क्यों होता है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। अगली बात, किसी चिकित्सालय में अगर रोगी के नाक की जांच करना है, जैसे नाक में कुछ हो जाता है, ठीक है, या गले में सिक्का उक्का बच्चा के फंस जाता है, गला में सिक्का फंस जाता है, तो गला में आप कैसे देखिएगा, ठीक है, गला में क्या है नहीं है कैसे देखिएगा। चाहे कान में कुछ भीतर घुस जाता है, ठीक है, तो कान में कुछ है या नहीं है आप कैसे देखिएगा। तो वहाँ पर जो डॉक्टर है ना, ये है कि जो डॉक्टर है ना, ठीक है, वो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, ये डॉक्टर साहब की आई है, क्या है, आँख, ठीक है, और यहाँ पर जो है सपोज कीजिए कि ये रोगी का नाक है, क्या है, रोगी का नाक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, वहाँ पर जो अस्पताल है वहाँ पर लाइट लगा हुआ है, ये अपने आँख के सामने लगा लेते हैं अवतल दर्पण। क्या लगा लेते हैं, अवतल दर्पण। और इस प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलती है ना, इस प्रकाश को अवतल दर्पण क्या करता है, केंद्रित कर देता है। क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है इसको, जिससे प्रकाश पूरी तरह से नाक के भीतर चला जाता है और नाक के भीतर भी रोशनी हो जाता है, जिससे डॉक्टर आसानी से नाक के भीतर देख सकता है कि इसमें क्या है। समझ में आई। तो अगर क्वेश्चन आई तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि यह प्रकाश, यह किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश को छोटी सी जगहों पर केंद्रित कर देता है। यानी कि ये प्रकाश आ रही है ना, अगर अवतल दर्पण लगा देंगे, अगर यहाँ पर लगा देंगे अवतल दर्पण, तो ये पूरा प्रकाश को ले जाके खाली इतने दूर में छोड़ देगा, इतना ही दूर में छोड़ देगा बस। इस प्रकाश को यह फैलने भी नहीं देगा। कौन, अवतल दर्पण, उसको फैलना ही नहीं देगा। हम जहाँ पर उस प्रकाश को ले जाना चाहते हैं वहाँ पर ले जा सकते हैं अवतल दर्पण की सहायता से। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण किसी भी प्रकाश को, अब मान लो कि ये पूरा लाइट है, अगर लगा देंगे यहाँ पर अवतल दर्पण, तो सिर्फ आपके चेहरे पर ही लाइट जाकर रुकेगा, वो लाइट इधर उधर नहीं छितराएगा। समझ में आया। यही कारण है कि हम मतलब कि हमारे जो डॉक्टर लोग हैं वो लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं नाक के जांच करने में, कान की जांच करने में, गले की जांच करने में, और ऐसा जगह जहां पर लाइट नहीं जा सकता है वहां पर भी वो लाइट पहुंचा लेता है अवतल दर्पण की सहायता से। दूसरी बात, सौर भट्टी में तो तुम अभी बताएं कि सौर भट्टी में ऐसे लगा दीजिए अवतल दर्पण, सूरज के जो प्रकाश आएगा इस पर पड़ेगा और वह परावर्तित होकर के ऐसे भट्टी में जाएगा, जिससे भट्टी हमेशा गर्म रहेगा। ठीक है, तो सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, अब आगे ये बात करेंगे कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है वह किस प्रकार से बनता है। ठीक है, अगर कभी ये क्वेश्चन आए कि देखो उत्तल दर्पण में कोई वस्तु ध्रुव पर है, कहाँ पर है, ध्रुव पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम बताएंगे कि उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। उत्तल दर्पण में अगर किसी वस्तु को हम ध्रुव पर रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर कहाँ पर बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। दूसरी बात, अगर वस्तु को हम ध्रुव और अनंत के बीच रखते हैं, अगर किसी वस्तु को हम ध्रुव और अनंत के बीच रखते हैं तो फिर उसका जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा, तो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। अगर वस्तु इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब इतनी बड़ी बनेगी, वास्तव में वस्तु से छोटा होगा। अगली बात, अगर हम किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के अनंत बिंदु पर रखते हैं, अगर किसी वस्तु को हम उत्तल दर्पण के अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। तो ये हो गए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अगली बात अगर बात करें तो उत्तल दर्पण के उपयोग की बात करें, उत्तल दर्पण का यूज क्या है। देखो, सबसे पहले वाहनों के पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में या साइड मिरर, इसी को कहते हैं इंग्लिश में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। यानी कि हमारा जो गाड़ी है ना, गाड़ी में एक आईना लगा होता है, उस आईना से हम पीछे से आती हुई चीजों को देख सकते हैं। और पीछे से कोई कार आ रही हो, चाहे मोटर गाड़ी आ रहा है, कोई साइकिल वाला आ रहा है, कोई पैदल वाला आ रहा है, ठीक है, पीछे से कुछ भी आ रहा है, हम गाड़ी पर
गाड़ी पर जो जो ड्राइवर बैठा है वो आगे आईना में देखता है कि नहीं देखता है? आगे जो है वो पीछे से आती वाहनों को देख करके अपने गाड़ी को साइड वगैरह वगैरह वो कर सकता है। ठीक है, तो जो उत्तल दर्पण है इसका उपयोग होता है गाड़ियों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में या साइड मिरर के रूप में। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन आती है 2 नंबर वाला सवाल में कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, क्यों किया जाता है? देखो, पहली बात, जो उत्तल दर्पण है ना, यह उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है? सीधा बनाता है। ये उल्टा बनाता तो है नहीं। अगर गाड़ी ऐसे आ रही है तो उसमें तस्वीर भी ऐसा ही आते हुए दिखेगा। दूसरी बात है, ठीक है, जो उत्तल दर्पण है इसमें वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि हम दूर स्थित वस्तु को भी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और कितना ही भी बड़ा वस्तु होगा उसको भी हम अपने उस दर्पण में देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, पीछे से आती वाहनों को हम देख लेंगे तब ना हम अपने गाड़ी को साइड कर सकते हैं। अगर साइड नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। चलिए, और यही कारण है कि हम दूर स्थित वस्तुओं को भी स्पष्ट देख पाते हैं। कैसे? उत्तल दर्पण से देख पाते हैं। किससे देख पाते हैं? उत्तल दर्पण से देख पाते हैं। उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इसीलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं या पश्च दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं। नेक्स्ट बात, अगर सीधा उत्तल दर्पण के उपयोग आएगा तो हम सीधा लिख देंगे उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में शॉपिंग स्टोर में ग्राहकों पर नजर रखने के लिए। हो गया, बात खत्म। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ गई कहीं कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है क्यों, तो वहां पर हम ये वाला मैटर लिखेंगे। ठीक है, ये वाला बात लिखेंगे। अगर सिर्फ उपयोग आएगा तो हम खाली 1 नंबर और 2 नंबर बात लिखेंगे। ठीक है, बीच में जो लिखा है हम ये नहीं लिखेंगे। जो बीच में लिखा है हम इसलिए लिखा है ताकि यहाँ से ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का यूज क्यों होता है, ये भी क्लियर हो जाए। ये 2 नंबर का सवाल। अगली बात है, और देखो, जो शॉपिंग स्टोर होता है दुकान में, ठीक है, तो जो उत्तल दर्पण होता है ना, वह दूर स्थित वस्तु का भी प्रतिबिंब उसमें बन जाता है। ठीक है, अब मान लो हम यहाँ पर उत्तल दर्पण लगा दिए हैं और हमारा दुकान जो है यहाँ से लेकर वहां तक फैला हुआ है, तो हम आराम से इस दर्पण में देखते रहेंगे पीछे कौन ग्राहक क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सारा हमको इस दर्पण में दिखाई देगा। हमको दूर तक नजर रखने की जरूरत नहीं है। तो शॉपिंग स्टोर में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किस दर्पण का? उत्तल का। अवतल का नहीं, उत्तल का। अगली बात करें, चाहे दर्पण उत्तल हो या दर्पण वह अवतल हो, ठीक है, उसके लिए चिन्ह परिपाटी क्या है, खड़कीय चिन्ह परिपाटी क्या है? देखो, गोलीय दर्पण में, देखो, गोलीय दर्पण में चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ठीक है, उसमें प्रकाश का प्रवर्तन तो होता ही है। चाहे वो प्रकाश का प्रवर्तन किसी भी तरह से हो, प्रकाश का प्रवर्तन होता है, किसी में भी हो, उत्तल दर्पण में हो तब या अवतल दर्पण में हो तब। ठीक है, तो प्रकाश के प्रवर्तन को जानने के लिए उस प्रवर्तन, वह प्रवर्तन किस प्रकार से हुआ, कैसे किरण आई, कैसे निकली, ठीक है, यानी कितना डिग्री के कोण बनाती हुई किरण आई और कितने डिग्री का कोण बनाती हुई किरण निकली, इन सब के बारे में सोचने के लिए हमें दर्पण के निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का जरूरत है। ठीक है, अब इस चिन्ह परिपाटी को आप दर्पण का निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहिए या दर्पण का नई करती है चिन्ह परिपाटी कहिए। ठीक है, ये क्या होता है? ये कहता है कि देखो, आप किसी भी वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखिए। कहाँ रखिए? बाईं तरफ, यानी कि इस साइड में आपको वस्तु रखना पड़ेगा। किस साइड में? एक्स डैश की तरफ। ठीक है, किसी भी वस्तु को हमेशा हम एक्स डैश की तरफ रखेंगे। दूसरी बात, एक्स अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। यानी कि एक्स अक्ष है ना, ठीक है, तो एक्स अक्ष है, हम दूरी इस तरफ माप रहे हैं या इस तरफ माप रहे हैं, ठीक है, दूरी नाप रहे हैं, तो जितना भी आप दूरी मापिएगा उसको हम ध्रुव से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं? इस जगह से मापते हैं। अगर कोई वस्तु यहाँ पर है तो ये कितना दूरी पर है, हम कहाँ से नापेंगे? इस ध्रुव से नापेंगे। कहाँ से नापेंगे? ध्रुव से नापेंगे। ठीक है, ये वस्तु यहाँ पर है और कितना दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर पर है, 10 सेंटीमीटर पर है, 1 मीटर पर है, कितना दूरी पर है? हम कहीं पर भी वस्तु होगा, अगर हमको इस साइड मापना हो या एक्स अक्ष पर इस साइड मापना हो,
ठीक है, बाईं तरफ मापना हो या दाईं तरफ मापना हो, हम कहाँ से मापेंगे? मूल बिंदु से मापेंगे। कहाँ से मापेंगे? मूल बिंदु या ध्रुव करेंगे। दूसरी बात, मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई जितनी भी दूरियां होती है वह धनात्मक, यानी कि इस तरफ आप कितना हो दूरी नाप लीजिए। आप यहाँ तक नापिए चाहे यहाँ तक नापिए, ठीक है, यहाँ तक नापिए या यहाँ तक नापिए, जहाँ तक आप दूरी मापोगे वो सारा दूरी धनात्मक होगा। धनात्मक मतलब वो उसमें माइनस नहीं होगी, वह प्लस वाला होगा। क्या होगा? वह प्लस वाला, उसमें माइनस नहीं होगी। और वही इसका अगर उल्टा मापेंगे, यानी कि अगर हम सभी दूरियां मतलब कि अगर बाईं तरफ मापते हैं, किधर? बाएं तरफ मापेंगे तो वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, यानी कि दाहिने तरफ मापिएगा तो वो आपका हो गया धनात्मक, और लेफ्ट साइड मापिएगा तो वो हो गया आपका ऋणात्मक। वाई अक्ष के नीचे की ओर जितनी भी दूरियां है, वाई अक्ष के नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। दूसरी बात, ये पूरा जो इसका पांचों जो अति पढ़े हैं, ठीक है, पांच जिसका जो कथन था, इस पांचों कथन से निष्कर्ष ये निकलता है कि नई करती है जो चिन्ह परिपाटी है, इसके अनुसार अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि नई करती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है? धनात्मक। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? धनात्मक। यानी कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये दोनों होता है धनात्मक, जबकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। अवतल के होता है ऋणात्मक और उत्तल के होता है धनात्मक ना।